हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उज्जवल श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एरा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस और इसी दूसरा नाम हम देते हैं ईएमपी पाथवे। इसे हम ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। ई फॉर गुटेयर एम्डेन, 3 साइंटिस्ट थे। उन तीनों का नाम था एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस। यहाँ देखिए दिया हुआ है एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस। यहाँ ग्लूकोज टूटता है और जिसका एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कंटेन करता है, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड रहता है और जिसका एंड प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। बिकॉज ड्यूरिंग दिस कंडीशन यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, इसीलिए हम इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोसोल। ये कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होता है और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस 2 स्टेप, 2 प्रोसेस और 2 कंडीशन। आप चाहे कुछ भी कहें, चाहे 2 स्टेप कहिए, चाहे 2 प्रोसेस कहिए या 2 कंडीशन कहिए, इन 2 कंडीशंस में होता है। पहला, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर किसी भी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम एरोबिक कंडीशन बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा उसे हम पायरुविक एसिड कहेंगे। जबकि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप्स या 10 फेज होते हैं। इन 10 स्टेप्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला, प्रिपरेटरी फेज, यानी जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होंगे 1 to 5, पहले 5 स्टेज जो होंगे उसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। यहाँ क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो अगर एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो उस कैटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें सबस्ट्रेट को बनाना पड़ेगा। सबस्ट्रेट को बनाने के लिए जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसको हम डिफाइन करते हैं, द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इन दिस फेज सबस्ट्रेट इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। यहाँ एनर्जी हमने दी क्योंकि हमने क्या बनाया, सबस्ट्रेट बनाया, तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। यानी यह क्या है, एनर्जी एक्सपेंडिचर फेज। इसी फेज को हम एनर्जी एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है, जो सेकंड फेज आता है, उसे हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। यहाँ क्या हो रहा है, जो लास्ट के 5 स्टेप हैं यानी 6 to 10, यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है यानी पे ऑफ निकल रहा है, इसीलिए हम इसे पे ऑफ फेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्टेप एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टेप शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस की जो पहली स्टेप है, नाम क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, तो फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं कि किसी भी नाम के पहले जो चीज़ होता है अगर उसमें हम नाम दिया हुआ है, जैसे हाइड्रेशन यानी वो चीज़ जुड़ रही है, जैसे हाइड्रेशन यानी पानी का जुड़ना, H2O का जुड़ना। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना। नाइट्रेशन यानी नाइट्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। लेकिन अगर उससे पहले हम डी लगा देते हैं यानी वो चीज़ निकल रही है, जैसे डी फॉस्फोराइलेशन यानी डी लगा दिए यानी फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है। डिहाइड्रेशन यानी कि क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इतना चीज़ क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो स्टेप है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। और यहाँ पे क्या है, एटीपी। हमने फॉस्फोराइलेशन, यहाँ हमें एटीपी जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, एटीपी क्या है, एडिनोसिन 1 2 3 ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ क्या है,
CH2OH, यहाँ का जो लास्ट हाइड्रोजन होगा इसे ये फॉस्फेट जाके क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे 6 कार्बन के तो कंपाउंड बनेंगे, लेकिन छठे कार्बन पे क्या लग जा रहा है, यहाँ पे छठे कार्बन पे लग जाता है फॉस्फेट। दैट इज वाई ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमने क्या पढ़ा कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहाँ क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ ग्लूकोज का, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी भी नाम के आगे एज लग जाता है, ASE, तो उसे हम एंजाइम के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सा क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है। काइनेज का मतलब वो एंजाइम जो फॉस्फोराइलेशन कराएगा, हेक्सोकाइनेज। और यहाँ जो कैटलिस्ट लेते हैं उसे हम बोलते हैं Mg+2। Mg+2 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलते हैं। यहाँ पे हम उसे क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं। सेकेंड, अब देखिए फ्रेंड्स, ये है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये देखिए फ्रेंड्स, आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कन्वर्जन हो रहा है। किसका कन्वर्जन, चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता दूं, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और ये 2 और मोर, ये क्या है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन क्या है, यहाँ CHO है और यहाँ CH2OH आके जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक एंजाइम लेना पड़ेगा, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोमराइजेशन। तो ऐसे में हेक्सोज है, यानी हमारे तो हेक्सोज फॉस्फेट हैं, ये भी हेक्सोज फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ भी 6 कार्बन है और यहाँ भी हमारे पास 6 कार्बन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, हेक्सोज फॉस्फेट, हेक्सोज फॉस्फेट से हेक्सोज फॉस्फेट हमने कन्वर्ट करना है। लेकिन क्या करके, आइसोमराइजेशन, तो आइसोमरेज, क्योंकि क्या है, ये आइसोमर, यानी इसको इसमें ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस एंजाइम को हम बोलेंगे हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। थर्ड स्टेप में आते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी मैंने आपसे बताया था कि किसी भी नाम से पहले लेशन लगा देंगे या रेशन लगा देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ जुड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब हम ATP लगा देंगे, यानी हमें इसे क्या देना है, एडिनोसिन, एडिनोसिन 1 2 3 ट्राईफॉस्फेट। हमें क्या करना है, इसे फिर से इसे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक ATP और देंगे और फिर वही इसे जाके ऊपर वाले हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, रिप्लेस, और ये बना लेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बाईफॉस्फेट नहीं फ्रेंड्स, बिसफॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। अब यहाँ क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट 5 स्टेप को हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज। अब यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, किसको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ हम प्रिपरेशन करेंगे किस चीज़ की, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ट्रायोज का फॉर्मेशन करेंगे। हेक्सोज का मतलब जहाँ 6 कार्बन थे, ट्रायोज का मतलब यहाँ 3 कार्बन होंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। क्लियर है फ्रेंड्स, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम बोलते हैं एल्डोलेज, और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जिंक, Zn+2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना है आइसोमराइजेशन ऑफ, जो 5th स्टेप है, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हमने वहाँ क्या पढ़ा था, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ हमें क्या करना है कि हमें
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में क्या करना है, आइसोमराइज करना है। तो यहाँ वहाँ पे हमने हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज लिया था, यहाँ पे हमें ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज लेना है। क्यों वहाँ हमने हेक्सोज लिया था, क्योंकि वहाँ 6 कार्बन थे। यहाँ हमने ट्रायोज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। सेम वही चीज़, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये ग्लिसरैल्डिहाइड है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। तो यहाँ पे समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 6 हमने क्या पढ़ा कि प्रिपरेटरी फेज हमारा क्या हुआ, 5th स्टेप तक है। तो प्रिपरेटरी फेज हमारा क्या हुआ, 5th स्टेप पे ख़त्म। अब हमारा शुरू होगा पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज पढ़ने पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या करते हैं, 2 मोल में ले लेते हैं, 2 मोल में, और उसे हम कन्वर्ट करेंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया हमने, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 2 मोल लिया, 2 मोल में, और फिर इसे हमने चेंज किया किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे हमने किस किस के साथ रिएक्शन कराया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, तो वो हमने 2H3PO4 और 2NAD+। याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 2 मोल लिया तो इसीलिए हमें इसका भी 2 मोल लेना है। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और इसे बोलते हैं NaDH। इसे जो बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, डिहाइड्रोजिनेशन कराया। ठीक है, मुझे इसका नाम पता है, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ। ठीक है, हमने क्या कराया, फॉर्मेशन कराया किसका, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। अब हमने क्या कराया है भाई, हमें तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराना है, किसका, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। अगर इसका हमें डिहाइड्रोजिनेशन कराना है तो ऐसे में जो एंजाइम यूज होगा बस उसमें क्या कर देना है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, बस खत्म। और यहाँ पे क्या हुआ कि डिहाइड्रोजिनेज, हमने एक ऐसा एंजाइम लिया जिसने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 7, फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक हमने बना लिया। अब हमें फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाना है स्टेप 7 में। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमने 2 मोल ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ADP ले लिया। याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स, 2 ADP। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ATP बनाना है, यानी इसका डीफॉस्फोराइलेशन करना है। तो हम इसे डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, फॉर्मेशन करना है किसका, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। तो हमने यहाँ 2 ADP लिया और फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, एक ऐसा एंजाइम जो क्या करे, फॉर्मेशन करे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो उसे हमने क्या कहा, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज यहाँ हम यूज करते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और यहाँ का जो फर्स्ट पोजीशन का जो फॉस्फोरस है वो इस ADP से आके जुड़ जाएगा। अब 2 ADP + 2P क्या जुड़ गया, बन गया 2 ATP। एनर्जी क्या हुई, रिलीज। पहला स्टेप याद रखना कि पहले 6th स्टेप में, पहला यहाँ पे 6th स्टेप में एनर्जी निकली है, फिर 7th स्टेप में एनर्जी निकली है। याद रखना फ्रेंड्स, 6th स्टेप में एनर्जी निकली है और 7th स्टेप में एनर्जी यहाँ निकल रही है, 2 ATP निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है स्टेप 8 में। ठीक है, ये है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमने 2 मोल ले लिया और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसा एंजाइम लेना है जो 3rd पोजीशन से खिसका के फॉस्फोरस को कहाँ पहुँचा दे, 2nd पोजीशन पे, बस। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज। म्यूटेट मतलब यहाँ से उछाल दे और उछाल के 3rd पोजीशन से कहाँ पहुँचा दे, 2nd पोजीशन पे। तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज, क्योंकि एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, किस पोजीशन पे है फॉस्फोरस, 3rd पोजीशन पे, और कहाँ उछाल दे, 2nd पोजीशन पे। तो ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब यहाँ पे हमने बनाया फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड।
यहाँ क्या होता है कि ये है हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे यहाँ का जो हाइड्रोजन है और यहाँ का ऑक्सीजन क्या निकाल दिया, वाटर, यहाँ पानी निकल जाता है और यहाँ बन जाता है फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड। इसे हम फॉस्फिनॉल पायरुवेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एनोलेज। एनोलेज, ENOLASE, एनोलेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब क्या हुआ कि पायरुविक एसिड बनाना है तो हमने क्या लिया, ये हमारा फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड है, फॉस्फिनॉल पायरुवेट, और यहाँ पे हमने ले लिया इसका भी 2 मोल और यहाँ हमने ले लिया 2 ADP। हमने 2 ADP ले लिया और 2 ADP और 2P निकल के क्या बना लेगा, एनर्जी। कितनी एनर्जी, 2 यहाँ निकल गया, 2 7th स्टेप में निकल गया और 2 NADH, उसका कॉन्सेप्ट मैं भी बताता हूँ। और ये बन गया हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, अब पायरुविक एसिड बन रहा है तो पायरुविक एसिड बनने के लिए कुछ कैटलिस्ट लगेगा, तो हाँ, तो कैटलिस्ट लगेगा पोटेशियम K+ और Mg+2, और जो एंजाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे पायरुविक काइनेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये जानना है कि एनर्जी कितनी निकली और कहाँ कहाँ निकली। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनर्जी इन ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक कंडीशन। तो पहला स्टेप जब हमने किया तो वहाँ हमने 1 ATP यूज़ किया, और थर्ड स्टेप में फिर हमने 1 ATP यूज़ किया। तो टोटल कितने ATP हो गए फ्रेंड्स, 2 ATP हमने यूज़ किए। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि 6th स्टेप में, 7th स्टेप में और 10th स्टेप में, 6th स्टेप में 2 NADH2 हमने क्या किया, बनाया। एक NADH2 में 3 ATP होते हैं, एक NADH2 में 3 ATP होते हैं, तो 2 NADH2 में कितने होंगे, 6 ATP होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 6 जब 7th स्टेप देगा तो 7th स्टेप में हमने 2 ATP क्या किया, निकाल दिया। 2 ATP हमने क्या किया, निकाल दिया। उसके बाद से जब हमारा 10th स्टेप आया तो 10th स्टेप में भी हमने 2 ATP क्या किया, निकाल दिया। तो टोटल कर लेते हैं, 6 स्टेप 6 स्टेप में, 6 ATP 6 ATP 6 स्टेप में, 6 ATP 7th स्टेप 6 ATP 6 स्टेप में, 2 ATP 7th स्टेप में और 2 ATP 10th स्टेप में। हमने ये देखा, निकल गया 6 + 2 + 2 कितना हुआ, 10 ATP निकला, और 2 ATP जुड़ा, यानी टोटल कितने ATP क्या हुए, निकले, 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस जब एरोबिक कंडीशन में होता है तो एरोबिक कंडीशन में 8 ATP निकलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं एनारोबिक पे। अगर एनारोबिक है तो ये एक पायरुविक एसिड है और यहाँ पे 2 NADH2 क्या होता है, जुड़ जाता है, 2 NADH2। ठीक है, 2 NADH2 से इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज यानी लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो ऐसे में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और ऐसे में 2 NAD+ यानी 6 ATP निकलता है। तो एनारोबिक कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे एरोबिक कंडीशन में कितने ATP निकल रहे हैं तो टोटल 8 ATP, एनारोबिक में कितने निकल रहे हैं तो 2 ATP। ठीक है फ्रेंड, 2 ATP। चलिए फ्रेंड्स, जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बात बता दें कि जिन बच्चों को ग्लाइकोलाइसिस में अगर एनारोबिक कंडीशन पूछी जाती है कि एनारोबिक कंडीशन से क्या होता है, तो उन्हें बता दूं कि एनारोबिक कंडीशन में मसल फैटिग यानी मसल्स में खिंचाव आने लगते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो और फ्रेंड्स, बाकी इतना आप पढ़िए। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा इसमें लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और सारे वीडियोस बनाऊंगा और बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।